जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अच्छा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इसके मुतालिक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हुए हैं, बहुत कुछ सुन चुके हुए हैं और मैं इस मामले में अब अफलातून नहीं बनना चाहूंगा। तो फॉर श्योर आप कहेंगे सर फिर आप क्या करने आए हैं। तो मैं ये करने आया हूं कि बजाय इसके कि मैं अपना कोई फलसफा बिगाड़ूं आपके सामने, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ और वो एग्जाम्पल बहुत ही अजीम शख्सियत की है। सैयद सआदत अली शाह साहब, उनकी जो बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इसमें से एक ऐसे मैंने लिया है और उस ऐसे का भी मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिया है। हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना इस तरह से सीखेंगे कि हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे उनके और देखेंगे कि उन्होंने वो पैराग्राफ क्रिएट किस तरह से किया है। तो आइए पैराग्राफ देखते हैं। टॉपिक है द कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये 1958 के पस मंज़र में लिखा गया है, यानी इंफॉर्मेशन या थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे करंट हालात से मुमासलत नहीं रखती, ये 58 के लिहाज से मुमासलत रखती है। तो आपने जब लिखना है फॉर श्योर आज की ताज़ा तरीन सूरत हालात के मुताबिक ही लिखना है। हम इस पैराग्राफ को इस पस मंज़र में देख रहे हैं कि पैराग्राफ क्रिएट किस तरह किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो आइए पैराग्राफ देखते हैं। ही सेज डेमोक्रेसी ऑफ एनी काइंड इज न्यू टू द सबकॉन्टिनेंट. 1,000 years of Muslim monarchical rule forms our political background. The Turks, Afghans, and Mughals swept down from the northwest and established sway over India. During their government, art and culture, literature and music flourished, but the people did not learn to think in political terms. The British came by sea. They were guided by one set of values in their own island and had a different code of political conduct in their dealing with the rest of the world. Thus, though practicing democracy at home, they indulged in imperialism abroad. With all their tall talk about the white man's burden and leading the world forward with their political institutions, they did not sincerely train us in the true meaning and working of democracy, its advantages and pitfalls. Our enlightened men were influenced by the views of outstanding British democrats like Burke, Sheridan, and Macaulay, but the democratic institutions did not take a firm root in this country. सो फ्रेंड्स, ये शाह साहब का लिखा हुआ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। तो आइए देखते हैं कि इसको उन्होंने किस तरह से क्रिएट किया है और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उन कंपोनेंट्स की खूबियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ के लिए, वेदर दैट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या बॉडी का पैराग्राफ है, उसके लिए हमें टॉपिक सेंटेंस देना होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि हम क्या बात करने लगे हैं। तो शाह साहब ने इसको इस तरह से आगाज किया है, डेमोक्रेसी ऑफ एनी काइंड इज न्यू टू द सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो नोट कीजिए कि उन्होंने सबसे पहला लफ्ज जो है वो टाइटल में जो कीवर्ड है उनमें से चूज करके लिखा है। इसका फायदा क्या है कि उस कीवर्ड की वजह से फौरी तौर पर रीडर जो है ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बंदा जो है टू दी पॉइंट बात कर रहा है, नंबर वन। और दूसरे ये बात है कि कीवर्ड मिल जाने की वजह से हम उसी के ऊपर फिर पैराग्राफ एस्टेब्लिश कर देते हैं। रादर कीवर्ड यूज करने की वजह से हमारे लिए खुद भी एक गाइडलाइन जो है वो सेट हो जाती है कि हमने किस टॉपिक पर बात करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने
उसके लिए सपोर्टिंग डिटेल्स दी हैं अपने ओपनिंग सेंटेंस के लिए या अपने टॉपिक सेंटेंस के लिए कि अब वो टॉपिक को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। और चलते चलते जो लास्ट सेंटेंस है, मैं दरमियान वाले सेंटेंसेस पे बाद में आता हूं। जो लास्ट सेंटेंस है वो है जनाब थीसिस स्टेटमेंट। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस है या आखिरी एक दो या तीन, वो सेंटेंसेस थीसिस स्टेटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? इनफैक्ट ये वो पार्ट ऑफ पैराग्राफ होता है जो ये बताता है, रीडर को ये बताता है कि हम ऐसे को किस एस्पेक्ट से अप्रोच करने लगे, नंबर वन। नंबर टू, वो ये भी डिक्लेयर करता है कि हमारे नजदीक जो टॉपिक है उसका पूरा जवाब क्या है उस टॉपिक के लिए। नंबर थ्री, आप अगर इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये स्टेटमेंट इस तरह से है, आर एनलाइटन्ड men were influenced by the views of outstanding British Democrats like Burke, Sheridan and Macaulay, but the democratic institutions did not take a firm root in this country. तो आप देखिए, द कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये इस टॉपिक का कंप्लीट आंसर है। और वो आंसर एग्जैक्टली कहां पड़ा हुआ है? वो आंसर ये पड़ा हुआ है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट टेक अ फर्म रूट इन दिस कंट्री। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप इस आंसर को पूरे सेंटेंस से अलग करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। वो अपनी पिछली थॉट्स के साथ वेल कनेक्टेड है। और इवन हम इस आंसर को यानी थीसिस स्टेटमेंट के इस पार्ट को जो ओरिजिनली टॉपिक को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, उस पार्ट को अगर हम अलग करने की कोशिश करें पैराग्राफ से तो वो पैराग्राफ से भी अलग नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस। कि आप एक थॉट निट कर दें पैराग्राफ के अंदर, तो वो अगर अलग करने की कोशिश की जाए तो इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड हो अपनी पहले और आने वाली थॉट्स के साथ कि वो उनसे जुदा हो ही ना सके, और इवन इफ वी डू दैट, पैराग्राफ जो है वो अपनी शेप लूज कर दे। दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। अब हम पैराग्राफ में देखते ये हैं कि टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट के दरमियान में क्या है। तो टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट के दरमियान में जितनी भी बातें कही गई हैं, मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं, वो ऐसे राइटिंग पढ़ते हैं, हिज नेम इज मोहम्मद आसिफ खटक। तो खटक साहब ये कहते हैं कि सर ये जो टॉपिक सेंटेंस है और थीसिस स्टेटमेंट है, इसके दरमियान में जितनी भी बातें हैं, इसका मतलब है मेटाफोरिकली स्पीकिंग दे आर अ ब्रिज, between the topic sentence and the thesis statement. अच्छा, अब ये जो सपोर्टिंग डिटेल्स इन्हें हम एक्सप्लिसिटली कहते हैं, ये सपोर्टिंग डिटेल्स सारी की सारी टॉपिक सेंटेंस के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। आप देखिए शाह साहब ने किस तरह से इन्हें रेलेवेंट बनाया है। पहले सेंटेंस में जहां पर वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ एनी काइंड इज न्यू टू द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने अपना टॉपिक अनाउंस किया। और सिर्फ टॉपिक अनाउंस नहीं किया, उन्होंने साथ ही स्पेस गेन कर ली है। बात हो रही थी पाकिस्तान के लिए और उन्होंने स्पेस गेन किया, बात को बढ़ाया या फैलाया है, एक्सपेंड किया है सब कॉन्टिनेंट तक। इस स्पेस को गेन करने का फायदा क्या होता है? हमें एग्जाम्पल देने में सहूलत रहती है, हम बिल्कुल एक नैरो एले के अंदर नहीं चले जाते। नेक्स्ट सेंटेंस में शाह साहब ने यह किया है कि 1000 ईयर्स का टाइम भी गेन कर लिया, यानी टाइम के लिहाज से भी हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, उसमें हम कहीं से भी अपने टॉपिक से रिलेटेड एलिमेंट्स उठा के पैराग्राफ में भी ला सकते हैं और आगे ऐसे के अंदर भी, उसकी बॉडी के अंदर पैराग्राफ भी वहां से डेवलप कर सकते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में उन्होंने टाइम गेन किया है
और ना सिर्फ टाइम गेन किया है, बल्कि उन्होंने नेचर ऑफ रूल जो सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था वो भी बता दिया कि दैट वाज मोनार्किकल। फिर वो उस चीज को इलेबोरेट करते हैं, नेचर ऑफ रूल को, कि नॉर्थ वेस्ट से हमारे पास इन्वेजन होती रही और उसके नतीजे में यहां पर इंपीरियलिज्म एस्टैब्लिश हुई। फॉर श्योर अब ये हुआ कि जब तक ब्रिटिश नहीं आते, यानी शाह साहब ने जिस तरह 1000 ईयर्स का टाइम गेन किया है, उनमें से 800 ईयर्स उन्होंने ये चीज एक्सप्लिसिटली बता दी है कि 800 ईयर्स तो हमारी ट्रेनिंग ये थी कि हमने इंपीरियलिज्म के साथ चलना है। वी न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट बात ये कहते हैं कि इसमें हम लोगों ने मतलब लिटरेचर और म्यूजिक वगैरह तो सीख लिया, बट हमें पॉलिटिकल टर्म्स में सोचना नहीं आता था। हमारा जो माइंड सेट था, जो हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप था, वो एब्सोल्युटली मोनार्की के साथ चलने वाला था। अब नेक्स्ट वो इस बात पर आ जाते हैं कि 1000 ईयर्स का जो टाइम गेन किया था उसमें 800 ईयर्स को एक्सप्रेस करने के बाद 200 साल पीछे के लिए जाते हैं और कहते हैं जी ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश के आने के बाद वो नेचर बताते हैं कि ब्रिटिश ने यहां पर आके क्या किया, अपने आइलैंड के अंदर उन्होंने ट्रू डेमोक्रेसी फॉलो की और हमारे लिए उन्होंने डेमोक्रेसी की डेंटिंग पेंटिंग करके उसका कुछ और ही बना के, जो इन फैक्ट इम्प्लिसिटली जो चीज थी इंपीरियलिज्म, वो हमारे ऊपर डेमोक्रेसी के नाम पर थोप दी और ये कहा कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं दुनिया को आगे लेके जाने के लिए। इसके बाद उन्होंने 200 साल पीछे तक आए हैं और फिर ये बताया है कि इन 200 साल के अंदर क्या हुआ, कि हमें डेमोक्रेसी के नाम पे जो कुछ बताया गया दैट वाज नॉट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और हमारे यहाँ के जिन लोगों ने डेमोक्रेसी को फॉलो किया, उनके डेमोक्रेटिक जो स्कॉलर्स थे, उनकी बताई हुई बातों के ऊपर इन फैक्ट वो भी ट्रू स्पिरिट को परसीव नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट यहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो फर्म रूट नहीं ले पाए। सो हम ये देखते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर थॉट के लिहाज से उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी थॉट को डेवलप किया है कि एक ब्रॉडर स्पेस ली है, एक ब्रॉडर टाइम लिया है, टाइम एंड स्पेस गेन की है और उसके अंदर जो कुछ होता रहा इस नेशन के साथ, उस सब को बड़े इख्तसार के साथ, बड़ा मुख्तसर लेकिन भरपूर तरीके के साथ एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट टेक अ फर्म रूट इन दिस कंट्री। अब इसकी खूबसूरती ये है कि उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि मैं ऐसे को किस एंगल से, किस एस्पेक्ट से डील करूंगा, लेकिन बताया कुछ नहीं। यानी हम कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये बातें बता दी। तो ये खूबसूरती होती है थीसिस स्टेटमेंट की कि आप अपनी अप्रोच, अपने एस्पेक्ट बताते हैं कि मैं किस अप्रोच से जा रहा हूं और किस एस्पेक्ट से मैं ऐसे को आगे डील करने लगा हूं, लेकिन आप एग्जैक्ट टर्म्स में कुछ नहीं बताते। यू प्रोवाइड क्यूज, you provide signals, but you do not tell exactly each and every keyword कि मैंने आगे ऐसे में हर पैराग्राफ क्या लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। और थीसिस स्टेटमेंट देख लेने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ये पैराग्राफ की थॉट को डेवलप करने का तरीका है। नेक्स्ट हम इस चीज पर जाते हैं कि यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर शाह साहब ने लैंग्वेज के लिहाज से क्या कमाल दिखाए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आप नोट कीजिएगा, मैंने हर सेंटेंस को रेड और ब्लैक से एक दूसरे से सेपरेट किया है, वो इसलिए कि आप आसानी से उन चीजों को पिक कर सकें। फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है।
सेकंड सेंटेंस में उन्होंने ये किया है कि a thousand years of Muslim monarchical rule forms our political background, ये भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें उन्होंने लेंथ ऑफ द सेंटेंस इंक्रीज कर दी है और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने कंपाउंड दे दिया है। फिर थर्ड सेंटेंस आप देखें, इसकी लेंथ फर्स्ट और सेकंड दोनों से मुख्तलिफ है और है इसका स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिहाज से ही, लेकिन लेंथ उसकी डिफरेंट है और सब्जेक्ट जो है वो उन्होंने कंपाउंड ले लिया। और जो फोर्थ सेंटेंस है दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग सेंटेंस, और ना सिर्फ वो लॉन्ग सेंटेंस है बल्कि अगर हम इसको गौर से देखें तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन सेंटेंसेस उन्होंने सिंपल सेंटेंसेस लिए और चौथा सेंटेंस जो है वो उन्होंने कंपाउंड ले लिया। कंपाउंड सेंटेंस के बाद पांचवा सेंटेंस द ब्रिटिश केम बाय सी, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस ले लिया और उसके साथ साथ उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सिंपल सेंटेंस वाली है, वो सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद 10 दो प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी एट होम, इसको भी उन्होंने लॉन्ग सेंटेंस रखा है और कंपाउंड सेंटेंस दे दिया। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर उन्होंने ये किया है कि एक लॉन्गर फ्रेज से स्टार्ट किया है और एक कंपाउंड सेंटेंस दे दिया, और जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एक कंपाउंड सेंटेंस है एंड दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग सेंटेंस। तो अगर सिर्फ सेंटेंसेस की लेंथ के लिहाज से देखें तो उन्होंने थ्रू आउट द पैराग्राफ लेंथ को वेराई किया है, तब्दील करते चले आ रहे हैं। तो ये एक खूबसूरती होती है पैराग्राफ की, वरना पैराग्राफ मोनोटोनस हो जाता है। फिर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो उन्होंने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनको जगह जगह इस्तेमाल किया है, लेकिन एक चीज नोट कीजिए, सिंपल सेंटेंसेस उन्होंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किए। वो उन्होंने कुल मिला के 3 या 4 सिंपल सेंटेंसेस यूज किए हैं, लेकिन वो चारों सिंपल सेंटेंसेस लेंथ में एक जैसे नहीं है, कहीं ना कहीं फ्रेज दे के उसको लंबा किया या कहीं बिल्कुल ही उसको शॉर्ट कर दिया। तो सिंपल सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो इस्तेमाल करने चाहिए दरमियान में, क्योंकि वो हमारी थॉट को फ्लुएंट बनाते हैं। रीडर जो है इजीली एक थॉट से दूसरी थॉट पर चलता चला जाता है या डिटेल्स जो है वो पिक कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि पैराग्राफ के अंदर ना सिर्फ उन्होंने सेंटेंसेस की लेंथ चेंज की है, उसके अंदर वैरायटी दी है, बल्कि उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर भी वैरायटी दी है। और बड़ा ही नाजुक पॉइंट ये है कि हर सेंटेंस की बिगिनिंग उन्होंने डिफरेंट दी है। मसलन आप फर्स्ट सेंटेंस जो टॉपिक सेंटेंस है उसकी बिगिनिंग देखिए, डेमोक्रेसी ऑफ एनी काइंड। सेकंड सेंटेंस की बिगिनिंग देखिए, a thousand years of Muslim monarchical rule, a longer subject, subject of the verb longer कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द तुर्क्स, अफगान एंड मुगल्स, कंपाउंड सब्जेक्ट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ड्यूरिंग देयर गवर्नमेंट, एक फ्रेज के साथ आगाज कर दिया। इवन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रादर ये मैं मिस कर गया हूं, द ब्रिटिश केम बाय सी, यहां पर एक नाउन से आगाज कर दिया। और इसके बाद जो सेंटेंस है दे वर गाइडेड, तो इसमें प्रोनाउन से आगाज कर दिए। और इसके बाद जो सेंटेंस है 10 दो प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी, इसमें उन्होंने एक कनेक्टर से सेंटेंस का आगाज कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए, एक बड़ी लंबी फ्रेज के साथ आगाज कर दिया। और फाइनल थीसिस स्टेटमेंट को देखिए, इसको भी डिफरेंट लेंथ के सब्जेक्ट से आगाज किया। तो आप देखें थ्रू आउट उन्होंने हर सेंटेंस का जो बिगिनिंग है उसके अंदर वैरायटी दी है। सो हमने जो बाय नाउ जो चीजें ऑब्जर्व की हैं वो ये ऑब्जर्व की हैं कि शाह साहब ने पैराग्राफ लिखते हुए सेंटेंसेस की लेंथ को वेराई किया है, उनके पैटर्न्स को वेराई किया है और उनका जो बिगिनिंग है उसके अंदर भी वैरायटी दी है। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से बातें हो गई। और
जो थॉट उन्होंने डेवलप की है वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से होती हुई लेकिन रेलेवेंट रहते हुए अपने टॉपिक के साथ नैरो होती चली गई है, और आखिर पे आके थीसिस स्टेटमेंट पे आके बिल्कुल स्पेसिफिक हो गई। यानी आगाज किया है उन्होंने लेस स्पेसिफिक से, और उस लेस स्पेसिफिक आगाज से उन्होंने टाइम एंड स्पेस गेन किया, और जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं उनके अंदर वो स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। तो आप देखें इसकी शेप जो है इस तरह से बनती है, एंड सच अ पैराग्राफ इज कॉल्ड फनल टाइप पैराग्राफ, जिसमें हम आगाज इस तरह से करते हैं कि टाइम और स्पेस गेन करके लेस स्पेसिफिक से मोर स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। सच अ पैराग्राफ इज कॉल्ड फनल टाइप पैराग्राफ। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि रीडर जो है वो एकदम से उसको झटका नहीं लगता कि टॉपिक दिया और सीधा हमने टॉपिक की गर्दन पे छलांग लगा दी, और उसको वो क्या बचपन में जैसे लेले को कान से पकड़ के, बकरे को कान से पकड़ के उसके ऊपर बैठ के दौड़ लगाते थे, इट्स नॉट सो। आराम से पूरी बैकग्राउंड ड्रॉ कर ली, और उस बैकग्राउंड के बाद स्पेसिफिक होके आगे बॉडी पे चले जाएंगे। ठीक है जी। सो ये हैं खूबियां जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर शाह साहब ने क्रिएट किए हैं। एंड व्हाट आई सजेस्ट, आप किसी भी टाइप का पैराग्राफ लिख रहे हैं, बैकग्राउंड तो कम से कम देनी ही पड़ती है, ठीक है, और देनी चाहिए। तो बैकग्राउंड देने का जो प्रोसेस है, इसके लिए बेस्ट जो है आपके पास वो फनल टाइप है, और आप इसको हर टाइप ऑफ ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फर्क जहां आके पड़ेगा वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट पे पड़ेगा कि टॉपिक के लिहाज से आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट देने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका उसमें ये होता है कि आप टॉपिक के पेश नजर टॉपिक का आंसर इनफैक्ट लिख रहे होते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका रिप्लाई ये है, ठीक है, और उसमें एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बताते, सब कुछ खुलकर बयान नहीं करते, क्यूज देते हैं या सिग्नल्स देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरे, जो 5 पैराग्राफ के अंदर एसेज लिखे जाते हैं उसके अंदर ये किया जाता है कि हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद इनफैक्ट हमने लिखने होते हैं 3 बॉडी पैराग्राफ। तो उन तीनों के जो की पॉइंट्स हैं वो हम बता देते हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, और जिस तरतीब से वो पॉइंट बताए जाते हैं उसी तरतीब से बॉडी के पैराग्राफ लिख लिए जाते हैं। सो ये एक और तरीका है अप्रोच करने का थीसिस स्टेटमेंट को। सो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि मजमूई तौर पर शाह साहब ने इस पैराग्राफ को लिखने के अंदर क्या कुछ किया है। सबसे पहली बात, लाजमी तौर पर हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी तरह से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का भी टॉपिक सेंटेंस उन्होंने दिया है, और होना चाहिए और होता है, एंड हम भी लिखेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स, कि जो आपने टॉपिक सेट किया है उसके लिए आप डिटेल्स दें। वही बात काकड़ साहब वाली कि हमने ब्रिज बनाना है ताकि हम थीसिस स्टेटमेंट तक चले जाएं, एंड फॉर श्योर उसको अगर आप अच्छी तरह से नहीं बना रहे सपोर्टिंग डिटेल्स, तो इसका मतलब है आप रीडर को उठा के तो तुगयानी वाले दरिया के अंदर फेंक रहे हैं कि चलो खुद ही पार जाओ, तो वो खुद नहीं गिरेगा, वो बड़ा उस्ताद होता है। और फॉर श्योर हम एग्जामिनर्स के सामने ऐसे पेश करने वाले हैं, तो वो तो भाई मैं ये बात कहता हूं कि वो तो लिटरेचर के देवता हैं। वो मतलब बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रख के हमारी राइटिंग को, पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम फाउल करेंगे तो वो नहीं दरिया में गिरने वाले, इनफैक्ट डुबकियां हमें ही आएंगी, और मे भी हम सरवाइव ना करें। सो सपोर्टिंग डिटेल्स जो मैं बात कर रहा हूं वो बड़ी स्मूथली हमें लेके आए थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। तो तीसरा एलिमेंट आ गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है जी। बॉडी पैराग्राफ पे इंशाल्लाह किसी वक्त बाद में बात करेंगे। अब आप देखिए कि उन्होंने पैराग्राफ बिल्ड किस तरह से किया है। वो इस तरह से कि लेस स्पेसिफिक से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन लेस स्पेसिफिक में उन्होंने टाइम एंड स्पेस गेन किया है। द सेम यू विल ऑल्सो बी डूइंग।
ठीक है जी, टाइम एंड स्पेस गेन करें, और फिर उसके बाद मोर स्पेसिफिक एंड चलते चलते मोस्ट स्पेसिफिक हो जाएं। मोस्ट स्पेसिफिक जैसे ही होते हैं आप इनफैक्ट थीसिस स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फनल टाइप पैराग्राफ क्रिएट किया। और नेक्स्ट खूबी जो उनके पीस ऑफ राइटिंग के अंदर है वो क्या है जी, चेंजिंग सेंटेंस लेंथ। एक ही लेंथ के सेंटेंसेस लिख देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, मोनोटोनस हो जाएगा आपका पीस ऑफ राइटिंग, दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, बोर कर देगा पढ़ने वाले को, राइट। इसके बाद चेंजिंग सेंटेंस पैटर्न। तो सेंटेंसेस का पैटर्न यानी सिंपल, आप ये काम ना करें कि सिंपल सेंटेंस लिखा है उसके बाद फिर एक और सिंपल सेंटेंस, और वो उनमें भी कमाल ये है कि एक लफ्ज का सब्जेक्ट है और वर्ब है और उसके बाद एक लफ्ज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। दिस इज अ टेबल, दिस इज माई टेबल, ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल टेबल। तो सिंपल सेंटेंसेस को इस तरह से अगर स्ट्रक्चर करके आप रखते चले जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, कहा यह जाता है कि सिंपल सेंटेंसेस वाली राइटिंग जो है वो बम्पी होती है, ठीक है। यानी बम्पी, यू अंडरस्टैंड, कि वो स्पीड ब्रेकर्स की तरह होती है, ठीक है। तो आप ये समझें कि सड़क पे मुसलसल स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं और आप उसके ऊपर वट एवर बाइक है जो भी है उसके ऊपर जो हमारे रिस्पेक्टेबल मुमतहिन है उनको पीछे बिठा के 180 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो उनका जो हाल होगा यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उनका हाल कुछ भी नहीं होगा, वो तो आराम से पहले ही झटके से पहले उतर जाएंगे कि ये क्या करने वाला है, और उसके बाद हाल हमारा ही होना है। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल, इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर लिखने की कोशिश ना कीजिए। तो उन्होंने सेंटेंसेस पैटर्न भी चेंज किया है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, वेरीड ओपनिंग्स। आप देखें हर सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से ओपन किया है। तो ये सारा काम करने के बाद और फनल टाइप शेप देने के बाद एक्सीलेंट पैराग्राफ बन जाता है। और उस पैराग्राफ की खूबियां क्या हैं कि शानदार ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी, ठीक हो गया। नेक्स्ट खूबी क्या आ जाती है जी, क्लैरिटी। जो एग्जामिनर ये सारी चीजें हमसे डिमांड कर रहा होता है, तो जब आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं, जो टेक्निक्स शाह साहब ने अप्लाई की हैं इसके अंदर, ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, जो मर्जी नाम दे दें, पहला पैराग्राफ नाम दे दें, उनके नतीजे में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन शानदार होती है, क्लैरिटी बड़ी जबरदस्त होती है, और नेक्स्ट चीज प्रिसाइज होता है। पैराग्राफ प्रिसाइज होता है, जामे होता है, हर लिहाज से भरपूर भी होता है और बेहतरीन मीनिंग्स कन्वे करता है। सो प्रिसीजन के बाद नेक्स्ट चीज उसके अंदर क्या आती है, जब इतना शानदार लिखा होगा तो वो पीस ऑफ राइटिंग इफेक्टिव होगा, एग्जामिनर पढ़ेगा उसके दिल पर बात जाएगी। तो इफेक्टिवनेस ये बहुत कमाल की बात है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में यूनिटी है कि आपने जो टॉपिक सेंटेंस दी है, सपोर्टिंग डिटेल्स दी हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वेरी वेल कनेक्टेड है, ठीक है जी। और आखिर तक थीसिस स्टेटमेंट तक आने तक और थीसिस स्टेटमेंट लिख लेने तक सब में एक ही थॉट आपस में वेल कनेक्टेड जा रहा होता है। एज अ रिजल्ट पैराग्राफ के अंदर यूनिटी आ जाती है और कोहेरेंस इंतहाई आला होती है। इतनी जबरदस्त कोहेरेंस कि आप शाह साहब के इस पैराग्राफ में से किसी सेंटेंस को निकालने की कोशिश करें, वो निकलेगा, पैराग्राफ ही बिगड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं कोहेरेंस। कोहेसिव फोर्सेस आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में गालबन ये बताया जाता है केमिस्ट्री में कि मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, या करें तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो वो फोर्सेस क्या होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस। इससे आप इस लफ्ज को समझ सकते हैं, कोहेरेंस को, कि हमारी हर थॉट आपस में बड़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो और एक थॉट को दूसरे से हम डिस्कनेक्ट ना कर सकें। सो ये वर्चूज शाह साहब ने पैदा किए हैं। किस तरह से, फनल टाइप लिखा है, दूसरी बात ये कि उन्होंने सेंटेंसेस की लेंथ चेंज की है, उसमें पैटर्न्स चेंज किए हैं, उसके अंदर वेरीड ओपनिंग्स हैं,
और उसके साथ साथ वेल नेट थॉट्स हैं। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? असल में सवाल तो ये पैदा होता है, शाह साहब का पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया, नो डाउट हमारा सबका सर झुका हुआ है उनके सामने, तो हम अब कैसे करें? उसके लिए तरीकेकार ये है कि आप जिस टॉपिक पर पैराग्राफ लिख रहे हैं पहले उस टॉपिक को एक्सप्लोर कीजिए, उसके ओपनिंग पैराग्राफ के लिए भी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए भी पॉइंट सॉर्ट आउट करें, उनको अरेंज करें और उन्हें अरेंज करने के बाद लिखना शुरू करें। तो अच्छा पीस ऑफ राइटिंग लिखने का तरीका ये है कि पॉइंट्स जब आपने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं तो उसके बाद उन्हें तेजी से लिख दें, दरमियान में रुकना नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम किसी गलत स्पेलिंग भी आ रहे हैं वो भी लिख दें, गलत ग्रामर भी गलत हो रही है लिख दें, दरमियान में नहीं रुकना। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम में ये हरकत करनी है, ये आप जब एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इस तरह से करें कि जो लिखा जा रहा है वो लिख दें, रुकना नहीं है किसी चीज को करेक्ट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम कलम से पेन से हाथ रोकते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ हमें याद नहीं रहता क्लियर कि हम क्या सीक्वेंस लेके चल रहे थे। सो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हुए तेजी से फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लें, ठीक, कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी रिवीजन करें, उसको पढ़ें। अब ये टाइम है कि आप उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालें, ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो निकालें, थॉट इंप्रूव करनी है या डिक्शन इंप्रूव करनी है उसको इंप्रूव करें। उसके बाद उसी सिटिंग के अंदर सेकंड ड्राफ्ट लिखें, उसको दोबारा जो करेक्ट किया उसको दोबारा लिखें, एक नीट फॉर्म आपके पास और रिफाइंड फॉर्म आ जाएगी आपके अपने पीस ऑफ राइटिंग की। उसके बाद वहां नहीं रुकना, उसी सिटिंग में फिर एक मर्तबा उसकी रिवीजन करें, उसको पढ़ें, उसकी लैंग्वेज को देखें, उसकी थॉट को देखें कि आगे पीछे करने की जरूरत है या लैंग्वेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, वो करें। और इस रिवीजन के बाद, सेकंड रिवीजन के बाद उसे तीसरी मर्तबा फिर लिखिए उसी सिटिंग के अंदर। तो वो जो लिखा जाएगा तीसरी मर्तबा, दैट विल बी द फाइनल ड्राफ्ट। और फॉर श्योर फाइनल ड्राफ्ट लिख लेने के बाद किसी को चेक जरूर करवाएं, चाहे अपने रूममेट को ही चेक करवा दें, अपने फ्रेंड्स को चेक करवा दें, ठीक है, चेक जरूर करें। अच्छा, इसमें मजा ये होता है अगर किसी उस्ताद साहब के पास जाने का मौका नहीं है तो किसी फ्रेंड या रूममेट को चेक करवाने में हमारे अंदर एक बड़ा एक कमाल की खूबी होती है, हम दूसरे के कीड़े बड़े अच्छे निकालते हैं। तो जो भी आपका चेक करेगा ना वो आपकी वो मिस्टेक निकालेगा जो शायद असातिज़ा भी इतने गौर से पढ़ के ना मिस्टेक निकाले। तो बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूं वो चेक किसी को जरूर करवाएं। और आखिर में मैं ये बात करूंगा कि इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट जो है हमारे लिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो गाइडलाइन साबित होता है। हम ये भी प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है, और जहां जहां आप मजीद क्लैरिटी मांग रहे होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट वीडियोस में उनका ख्याल रखा जाता है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।